आज हम बात करने वाले हैं गर्मी से रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में। अब आप सोचेंगे कि गर्मी के बारे में, गर्मी से जिस तरह लोग परेशान हैं उसके बारे में, पेयजल की समस्या, बिजली कटौती की समस्या, इसके बारे में तो हमने लगातार आपको अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए बताया है कि क्या कुछ चल रहा है। फिर आज अलग क्या होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं इसी परेशानी को वरदान में बदलने के बारे में। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय से मुलाकात की और सरगुजा जिले के विकास में योगदान देने के लिए राजस्थान सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की। वहीं दूसरी ओर राज्य वित्त मंत्री दिया कुमारी ने केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से ऊर्जा कंपनियों के लिए विशेष सहयोग दिए जाने की मांग रखी ताकि ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान सभी संभावित संभावनाओं का बेहतर ढंग से दोहन करते हुए विकास को आगे बढ़ा सके। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने सभी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स को बुलाकर प्री बजट मीटिंग ली है, सुझाव लिए हैं और उसमें राजस्थान की तरफ से मुझे भी मौका मिला है कि राजस्थान की जो हमारी डिमांड्स हैं, जो मांगे हैं, उनको यहाँ रखा जाए। और बिल्कुल मैंने आज अपने जो जितनी भी राजस्थान की बड़ी बड़ी मांगे हैं उनको यहाँ पर रखा। निर्मला सीतारमण से दिया कुमारी ने जब बात किया, जब उस बैठक में वो बैठी तो उन्होंने क्या कुछ बात की। ऊर्जा से भी रिलेटेड उन्होंने बात की। ऊर्जा के बारे में भी उन्होंने बात बताया कि कैसे ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के क्या कुछ अहम पहलू हैं, कैसे उस जगह हम एक्सेलरेट कर सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, संभावनाएं क्या हैं, ताकि बेहतर ढंग से इसका दोहन किया जा सके और विकास में आगे बढ़ा जा सके। यानी मुद्दा यह है कि आयात से निर्यात कैसे बनाया जाए, सोलर ऊर्जा की वो विकल्प जिससे संकट का हल हो सके। राजस्थान में जल्द होगा बिजली संकट पूरा दूर। जी हां, आप सही सुन सकते हैं, बिजली संकट से निपटने के लिए भजनलाल सरकार जो है प्रतिबद्ध है। जहां पर एक हीरालाल नागर भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे कुछ ही देर में। राजस्थान में जल्द बिजली संकट दूर होगा, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। सर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के साथ ये मुलाकात, सर कई मायने अब इसके निकाले जा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि अब सुनिश्चित होगा कि राजस्थान के अंदर जल्द से जल्द बिजली संकट दूर होगा इससे। देखिए, राजस्थान में जिस तरह से कोयला संकट हमारी पिछली राजस्थान सरकार और पिछली छत्तीसगढ़ सरकार की देन था, वो अब दूर हुआ है और हमें हमारे हिस्से का जो कोल माइंस थी, हमारी कैप्टिव माइंस थी, वहां से हमारे को वो कोल हैंडलिंग के लिए जब से समर्पित हुई है, हमने उससे कोल प्रारंभ किया है और अभी 9 से 10 रेक कोल हमारे को रोजाना वहां से मिल रहा है। मैं इसी संबंध में हमारी कोल्स माइंस का विजिट करने के लिए आज मुझे छत्तीसगढ़ राज्य का दौरा करने का अवसर मिला और हमने देखा है कि वहां के कोल्स माइंस को हमने जो हमारी आवश्यकता है 18,000 मैट्रिक टन की, वो कैसे पूरी हो सकती है और उसके लिए हमें लगभग 2 ब्लॉक और छत्तीसगढ़ से चाहिए, जिसकी 3 दिन पहले जनसुनवाई पूरी हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने मुलाकात करके आग्रह किया है और मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि पूरी जन सुनवाई के बाद में अब किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं बची है। एक कोयला ब्लॉक हमें जल्दी ही उन्होंने समर्पित करने के लिए आश्वस्त किया है और मैं समझता हूं कि जल्दी वो समर्पित होगा तो आने वाले समय में हमें अभी जो 9 कोल हमें रोज सप्लाई हो रहा है उसकी जगह हमें 14 से 15 कोल रेक हमारी सप्लाई होने लग जाएगी, जिससे हमें 40% कम दाम पर एक कोयला मिलेगा और हमारी लागत कम आएगी और हमें जो ये लागत ज्यादा आने से हमें मतलब वो सीधा हमारे उपभोक्ताओं को नुकसान होता है। फ्यूल चार्ज के रूप में उनसे चार्ज करना पड़ता है। उस समस्या से निजात दिलाने के लिए हम लगातार हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी प्रयास कर रहे हैं
कि कैसे हमें ज्यादा से ज्यादा कोल्स हमारी कैप्टिव माइन से मिले, तो हमें निरंतर जो कम दर का कोयला है वो प्राप्त हो जाए और हमारे को जो पिछली सरकार में 70 पैसे से लगा के 90 पैसे तक जो फ्यूल सरचार्ज लगा था उससे मुक्ति मिल जाए। और ये तभी होगा जब ये दोनों कोल माइंस हमें हैंडल हो जाए। तो इससे एक स्टेप दूर हुई है उसकी जन सुनवाई के बाद में। एक माइंस का हमें जो वो उन्होंने समर्थन करने का विश्वास दिलाया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। हाँ, तो इससे दो समस्याओं को समाधान हो जाएगा सर। एक तो बिजली का जो कोयले की आपूर्ति है वो पूरी हो जाएगी और सस्ते दाम पर भी हम लोग जनता को बिजली मुहैया करवा पाएंगे, ऐसा ही? हाँ बिल्कुल, यही हमारा उद्देश्य है कि हमें हमारे उपभोक्ताओं को सस्ते दाम पर और ठीक दाम पर बिजली मिले और उनको जो फ्यूल चार्ज है उससे मुक्ति हो जाए और हमें सस्टेनेबल हमारा जो थर्मल है वो निरंतर उसमें कोयले का मतलब हमें वो स्टॉक रहे। और 4 लाख जो टन कोयला भी हमारे को पिछले समय में जो हमारा यहाँ पर कोई छापा डलने के कारण से जो हमारा यहाँ रुका हुआ था वो भी अतिशीघ्र हमें मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे भी हमारे पास कोयले का स्टॉक बढ़ेगा। तो इसका एक्सपेक्टेड टाइम कितना माना जाए सर कि कितने दिनों के अंदर ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? सारी तैयार नहीं है। ये प्रक्रिया मुझे लगता है अगले वीक के अंदर हमें हैंड ओवर कर देंगे। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं और उसके आदेश निकलते ही हमारे यहाँ हमारे जो MDO हैं वो तैयार हैं, सारी हमारी तैयारियां हैं और शीघ्र ही वहाँ हमारा उत्पादन शुरू हो जाएगा और हमें अगर मिलने के 10 से 15 दिन के अंदर हम उसमें उत्पादन शुरू कर देंगे। तो इसमें सर एक ये बड़ा मैं चाहता हूं आपसे कि आप ये स्पष्ट कर दें कि जो नई सरकार जब राजस्थान में बनी और अब छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी गवर्नमेंट है, तो ये दोनों का जो समन्वय है उसी की वजह से ये सॉल्यूशन निकल पाया है। पुरानी सरकारों में क्या कुछ दिक्कत रही थी, अगर आप कुछ बता पाए उस पर? देखिए, आप सीधा समझिए कि हमें जो पहला कोल ब्लॉक जो कई महीनों से लगभग 6 महीने से हमें नहीं मिल पा रहा था, हमारे यहाँ राजस्थान में सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, उन्होंने उसको दिलाने के लिए विश्वास दिलाया और 15 दिन के अंदर वो हमें मिल गया बिना किसी कोई केंद्र की स्वीकृति बाकी नहीं थी, कोई आदेश नहीं हुआ, केवल उन्होंने वन विभाग को कहा और वो हमें स्वीकृति उसकी जारी हो गई। तो इसका मतलब सीधा है कि हमारी कोई भी स्वीकृति बाकी नहीं थी, केवल उसको राजनीतिक आधार पर रोका गया था और गहलोत जी अपने उसका प्रभाव का उपयोग नहीं कर पाए और राजस्थान को वो कोल ब्लॉक नहीं दिला पाए, जिससे हमें 70 से 90 पैसे हर उपभोक्ता को पर यूनिट का भार झेलना पड़ा। वो ठीक है, निश्चित रूप से उनको दिक्कत आई उससे। सर, हमारे संवाददाता हैं वीरेंद्र सिंह शेखावत जयपुर से, वो आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी वीरेंद्र। मंत्री जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से देखा गया था कि पिछली सरकार के अंदर, जैसे आपने भी अभी बताया कि 90 पैसे के करीब है पर यूनिट चार्ज बढ़ाया गया था, क्या अब राजस्थान के अंदर भी बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है, क्या आपको लगता है कि राजस्थान की जनता को जो 90 पैसे के हिसाब से पर यूनिट के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता था उसमें छूट मिलेगी या नहीं? देखिए, ये हमारा चार्जेज फिक्स है। केवल कोल की अगर फ्यूल की चार्जेज कॉस्ट बढ़ती है तो वो अतिरिक्त उपभोक्ता पर उसका भार आता है और वो उपभोक्ता पर जो हमारी फिक्स रेट के अलावा अगर अतिरिक्त रेट हमें उत्पादन से संयंत्रों से अगर फ्यूल कॉस्ट जो कोयले की कॉस्ट है वो चार्ज की जाती है, तो वही उसका भार उपभोक्ता पर आने की वजह से फ्यूल चार्ज के रूप में वसूला जाता है। अभी जो हमें नई कोल ब्लॉक मिलने के बाद जो हमारे 40% अतिरिक्त दाम पर कोयला जो हम अभी ले रहे हैं वो नहीं मिलेगा और हमें अपनी कैप्टिव माइन से जो कोयला मिलेगा वो हमारी कॉस्ट पर जो हमें लागत आती है उसके आधार पर मिलेगा, जो इसलिए आगे जाकर के आने वाले समय में उपभोक्ताओं पर ये फ्यूल चार्जेज का जो वजन आता है, जो भार आता है, वो नहीं आएगा। ये आपको समझना होगा। मंत्री जी, एक बस आखिरी सवाल आपसे, सवाल भी क्या ये कि मैं चाहना चाह रहा हूं आपसे कि एक लॉन्ग टर्म प्लान का जिसका जिक्र हमेशा मुख्यमंत्री करते हैं, अभी हाल ही में सोलर प्लांट के लिए भूमि आवंटन, उसके बाद छत्तीसगढ़ के साथ ये सुलह हुई जिसमें कोयला हमारे पास अब आएगा, तो एक लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से अगर देखें तो ये मान सकते हैं कि आने वाले वक्त में राजस्थान को एक इस तरह से विजुअलाइज आप लोग कर रहे हैं कि ऊर्जा का संकट पूरी तरह से खत्म ही हो जाए और ना सिर्फ खत्म हो जाए बल्कि राजस्थान अन्य प्रदेशों तक भी सप्लाई दे सके बिजली की, इस तरह का प्लानिंग राजस्थान सरकार कर रही है?
जो कि देखिए, आज मेरा यहाँ जो आने का विजिट था वो एक शॉर्ट टर्म था कि हमें तुरंत ये मिल जाए, ये शॉर्ट टर्म प्लान है। ठीक है। और हमारी माइंस अच्छी सी चले, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमने हमारे केंद्रीय उपक्रमों के साथ जो हमारे एमओयू हैं और 160 लाख करोड़ के हमने जो एमओयू किए हैं और 60 लाख करोड़ की हमने जो टेंडर निकाले, उससे 32,000 मेगावाट का जो हमारा उत्पादन होगा वो हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है। उस लॉन्ग टर्म प्लान से हमें आने वाले समय में 10 से 15 साल की हमारी आवश्यकताएं हैं, ट्रांसमिशन की आवश्यकताएं हैं, वो सब पूरी होगी और राजस्थान को एक सस्टेनेबल, एक स्थायी रूप से मतलब एनर्जी का हब बनाएंगे हम। और राजस्थान से एनर्जी हम खरीदने के बजाय अब इसको अन्य प्रदेशों को, अन्य पीएसयूज को बेच करके और राजस्थान अपनी आय भी अर्जित करेगा। इस तरह की प्लानिंग हमारी चल रही है साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हीरालाल नागर, ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार के, हमारे साथ जुड़े हुए थे। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई, जिसके ऊपर वो तमाम जानकारियां दे रहे थे। तो ये आपने सुना हीरालाल नागर को, जो बता रहे थे कुछ अहम बातें उन्होंने बताई कि कैसे आवश्यकता जो है वो 18,000 मैट्रिक टन की है। इसकी पूर्ति करने के लिए 2 ब्लॉक की जरूरत है। सीएम ने आश्वस्त किया है कि 1 कोयला ब्लॉक जो है वो जल्दी दे देंगे और 15 से 20 दिनों में सब कुछ इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे कुछ गेस्ट हैं। शैलेश कौशिक हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं, शिवप्रम माथुर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनूप ठाकुर हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एनडीटीवी के राजस्थान माध्यम से हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। पहले मैं चलना चाहूंगा बीजेपी के पास, पहले मैं चलना चाहूंगा शैलेश कौशिक जी आपके पास। इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है शैलेश कौशिक जी, बात हो रही है, हमने दिखाया अपने दर्शकों को कि कैसे ऊर्जा मंत्री जो हैं वो मिलते हैं छत्तीसगढ़ के सीएम से, कैसे निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक होती है, दिया कुमारी अपनी बात रखती है, ऊर्जा को लेकर भी बात होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टेप बाय स्टेप लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात चल रही है, लेकिन परेशान अभी लोग हो रहे हैं गर्मी से, बिजली संकट से, स्टेप बाय स्टेप प्लान क्या है बीजेपी का? देखिए आदित्य जी, जो अभी जो परेशानी का सबब है, ये पूर्ववर्ती सरकार की जो जिस तरीके से आज हमारी सरकार ने एक लॉन्ग टाइम प्लानिंग की है, जिससे कि राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके, राजस्थान की जनता के लिए, चाहे किसान हो चाहे आम उपभोक्ता को, बिजली को सुचारू रूप से पहुंचाया जा सके, इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा, आपको ध्यान होगा मंत्री सीएम और जब मंत्री हमारे सफर ग्रहण हुआ था उसके तुरंत बाद लगातार इस तरीके से, चाहे वो कोयला मंत्री केंद्र में हो, चाहे ऊर्जा मंत्री के साथ यहाँ के ऊर्जा मंत्री को ले जाकर जिस तरीके से सतत मीटिंगों का एक निर्बाध रूप से आयोजन किया गया और जिस तरीके से लगातार रिजल्ट आए, और 10 मार्च 2024 का वो ऐतिहासिक दिन जिस दिन राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में ऐतिहासिक एमओयू हुए, चाहे वो अपनी अक्षय ऊर्जा हो, सौर ऊर्जा हो, चाहे वो थर्मल पावर, किसी तरीके की हुई, उसके परिणाम जैसे कि मंत्री जी बता रहे थे दीर्घकालिक रूप में राजस्थान की जनता को मिलेंगे और राजस्थान आत्मनिर्भर बनेगा। जहां तक बात है कि हम किस तरीके से आज ऊर्जा के क्षेत्र में उत्पादन में भी हो और प्रसारण में भी हो और वितरण में भी हो, इन चीजों को जब लगातार हम सही तरीके से मैनेज और मैनेजमेंट कर पाएंगे तो राजस्थान की जनता को निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। अभी मंत्री जी कह रहे थे कि ऊर्जा की जिस तरीके से हमारे कोयला ब्लॉक जिस तरीके से आवंटन का मामला है, आवंटन आने के बाद जिस तरीके से लगातार पिछले 5 साल फ्यूल सरचार्ज के नाम पर राजस्थान की जनता को लूटा गया, उसको जनता को राहत मिलेगी। क्योंकि जब फ्यूल हमारा एक निश्चित सीमा में एक दायरे में आएगा, निश्चित पैसे में आएगा, तो एक्स्ट्रा सरचार्ज लगता है वो नहीं लगेगा, जनता को एक बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। और प्रसारण और जिस तरीके से वितरण की बात है, वितरण के लिए जिस तरीके से अब एक्स्ट्रा आप देखिए बजट आने वाला है, पिछली सरकार में 173 केवी जीएसएस लगाने की बात हुई थी 5 साल के दौरान, लेकिन लगे कितने 76, तो इस तरीके 66, मतलब आधे भी नहीं लग पाए। तो हमारी सरकार उन सारे जो पिछले रह गए उनके ऊपर लगातार काम कर रही है और नई प्लानिंग इस तरीके से करेगी हम ऊर्जा का उत्पादन भी कर सके, ऊर्जा का वितरण भी कर सके और प्रसारण भी कर सके। इसके लिए निश्चित तय प्लानिंग के तहत राजस्थान की सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में काम किया जा रहा है। बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि आयात से निर्यात कैसे बना जाए उसके लिए आप काम कर रहे हैं। अनूप ठाकुर, आपके पास चलना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि पिछली सरकार ने काम नहीं किया, एनर्जी पे अगर बात करें, अगर सोलर एनर्जी पे नहीं काम किया, काफी काम किया है, लेकिन फिर भी उस सरकार में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो कटौती होती थी वो आपके सरकार में होती थी, नंबर 1। नंबर 2 कि सबसे ज्यादा जो महंगी थी बिजली वो आपकी सरकार में थी। तो ऐसा क्यों हुआ कि काम करने के बावजूद कटौती और महंगाई चरम पे थी? आदित्य जी देखिएगा कि 100 यूनिट 200 यूनिट तक की बिजली हमने फ्री दी, राजस्थान में मुफ्त बिजली देने का काम हमने किया।
ये वादा नरेंद्र मोदी जी ने भी किया था, लेकिन वो क्रियान्वयन होगा नहीं उसका। और जहां महंगी बिजली की बात करते हैं तो आपको जानकारी में आया होगा, इंडोनेशिया से कोयला हिंदुस्तान में मंगाया गया, 12,000 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला भी सामने आया। दिया कुमारी जी वित्त मंत्री जी से मिली हैं, उस पे हम चर्चा कर रहे हैं। 2014 से 24 तक भारतीय जनता पार्टी क्या राजस्थान में बिजली कैसे मिलनी चाहिए, सस्ती कैसे होनी चाहिए, चिंतन करने की क्या आवश्यकता ही नहीं समझी। और अभी मंत्री जी कह रहे हैं हम ऐसा करेंगे और 10-15 सालों में वैसा होगा। अभी पेशेंट ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन अभी चाहिए, वो तड़प रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि उसको ऑक्सीजन बाद में मिले। पीने का पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, नहरी तंत्र कमजोर है, खेतों को पानी देने का समय आ चुका है, खेतों के अंदर मोटर से पानी दिया जाता है। अब आप ये सब चीजें बाद में होंगी, उनके खेत सूख जाएंगे, खलियान सूख जाएंगे, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? न नोमन तेल होगा, न राधा नाचेगी, ऐसी एक कहावत मुझे याद है, और वो चरितार्थ राजस्थान में होने जा रही है। आदित्य साहब, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यह कुमारी जी ने नहीं रोका था निर्मला सीतारमण जी को इस बिजली उत्पादन की दरें कम करने के लिए, पहले कभी नहीं रोका था। और राजस्थान के अंदर जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो हमने मुफ्त बिजली भी दी है। और आप देखिएगा, हमने इस महंगाई के चलते इंदिरा रसोई का काम भी किया, लेकिन भजनलाल जी की सरकार 5-6 महीने से जब से आई है, तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है कि इस गरीब की रोटी छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। ठीक है अनुज जी, रहने की बात करते हैं और पानी की बात करें तो ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट पे अगर आप पहले ही चिंता कर लेते तो राजस्थान में पीने के पानी की, सिंचाई तंत्र की, नहरी तंत्र को पानी की दिक्कत नहीं आती। अब आपके पास राजस्थान में जल संसाधन मंत्री जी अनूप जी, मैं आपके पास पुनः आता हूं। एक बार मुबारिक खान की ओर जरा रुख करना चाहूंगा। मुबारिक जो है हमारे संवाददाता हैं। मुबारिक, जैसा कि अनूप जी बता रहे हैं कि जब पिछली सरकार भी थी तब भी काम हुआ, ऐसा नहीं काम नहीं हुआ, लेकिन प्रॉब्लम्स तब भी थे, प्रॉब्लम्स अब भी हैं। आप वहां पर जनता से रूबरू होते हैं, आप वहां जनता से बात करते हैं, वहां पे जनता का क्या कहना है कि अभी की सरकार ज्यादा बेटर या पहले की सरकार ज्यादा बेटर? बिजली कटौती तो दोनों जगह देखी गई है, लेकिन फिर भी थोड़ी बेहतर स्थिति किस सरकार में मिली जनता को? देखिए, राजस्थान में पानी और बिजली की समस्या जो है वो हमेशा से रही है, लेकिन जब सरकार प्रदेश में होती, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, सरकार को कहीं ना कहीं जनता के लिए, जिस तरीके से सरकार जनता के लिए काम करने के लिए चुनी जाती है, तो सरकार को पानी और बिजली, इस तरह की जो चीजें, जो मूलभूत सुविधाएं हैं आम जनता के लिए, उनकी व्यवस्था जो है वो पहले करनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं इस बार वो कमी खामी देखी गई, क्योंकि बिजली की समस्या होना, क्योंकि गर्मी के समय ये एक आम साधारण सी बात है, राजस्थान में इस तरह की समस्याएं अक्सर देखी जाती है, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं इसको लेकर प्रबंध करने थे। वो प्रबंध इस बार कुछ कमियां देखी गई, जिसके चलते विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर रहा। और दूसरी ओर इससे पूर्ववर्ती सरकार की अगर बात करें तो समस्याएं यही उस समय भी थी, लेकिन उस समय छत्तीसगढ़ हो या दूसरे राज्य हो, वहां से कोयले की जो आपूर्ति है हालांकि कुछ समय के लिए प्रभावित हुई, लेकिन उसे जो है मैनेज कर लिया गया और बिजली की समस्याएं आज जितनी है उतनी उस समय नहीं हो पाई थी। तो ऐसे में अभी जो समस्याएं प्रदेश में आ रही है, खासकर अब क्योंकि मानसून आने वाला है, उससे पहले खासकर किसानों को इस तरह की बिजली कटौती होती है तो उनको भी कई तरह की जो है समस्याएं होती है। राजस्थान में शहरी क्षेत्रों को छोड़कर अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो उन इलाकों में अभी भी जो है बिजली कटौती जारी है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में काफी समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ा पहले जो है गंभीरता दिखानी चाहिए थी इस पूरे मामले को लेकर, तो जनता को इस तरह की जो है वो समस्या नहीं होती। लेकिन अब जब समस्या हर जगह फैल चुकी थी और हर जगह ये समस्या बिजली को लेकर संकट एक तरीके से राजस्थान में आ चुका था, विपक्ष लगातार सरकार पर हमले कर रहा था, तो सरकार कहीं ना कहीं थोड़ी इन कमी खामी को छुपाने और कहीं ना कहीं सरकार की ओर से हुई देरी के चलते जनता को इसकी परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ा। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब जो ऊर्जा मंत्री है, ऊर्जा राज्य मंत्री है, वो जाकर वहां मुलाकात करते हैं और कहीं ना कहीं अब जो ये समस्या धीरे धीरे जो है जिसकी समाधान होने लगा है, अब जो कोल करीब 4 लाख मेट्रिक टन का जो राजस्थान को मिलने वाला है उसकी अब जो है प्रोसेस शुरू हो चुकी है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि बहुत जल्दी इस बिजली के संकट से जो है राजस्थान की जनता को जो है निजात मिल सकेगी। जी ठीक है, धन्यवाद मुबारक का। एक बार मैं रुक करना चाहूंगा
प्रणय पांडे जी का, जो एनर्जी एक्सपर्ट हैं। प्रणय जी, एक बात बताइए, कोल की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, बात भी हो रही है कि 18,000 जो है मैट्रिक टन कोल की आवश्यकता है। वहां पर जब कोल की बात होती है, माइनिंग की बात होती है, तो वाजिब सी बात है कि माइनिंग में पर्यावरण को भी बहुत नुकसान होगा। सरकार ऐसे क्या कुछ कर सकती है, क्या कुछ इंप्लीमेंटेशंस कर सकती है कि पहले तो पर्यावरण को ज्यादा नुकसान ना हो, नंबर 1। नंबर 2 कि सोलर पैनल्स के रख रखाव की अगर मैं बात करूं तो कैसे रख रखाव किया जाए सोलर पैनल्स का? आदित्य, जहां तक कोल और गैस की जहां बात है, तो राजस्थान तो क्या है, पूरे भारत में कोल और गैस की बहुत लिमिट मात्रा है। आने वाला जब थर्ड जनरेशन जो है वो सोलर है, सोलर और विंड जी। तो आने वाले समय जो है सरकार को फोकस सोलर और विंड पे ही करना पड़ेगा। और राजस्थान में सबसे ज्यादा पोटेंशियल सोलर का है। तो सरकार को आगे कदम बढ़ाकर सहयोग करना चाहिए कि सरकार सब लोग को घर घर जो चल रही है अभी स्कीम, कुसुम योजना है, ठीक है, रूफटॉप योजना है, जो भी चल रही है उसको सरकार को आगे से आगे बढ़ाना चाहिए। और आने वाला समय सोलर का ही है। और जहां तक रख रखाव की बात है तो सोलर में बिल्कुल जीरो मेंटेनेंस है, ठीक है। अच्छा। इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, साफ सफाई में ज्यादा मेहनत नहीं है। हाँ, नहीं तो बट एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए प्रणय, कि आप बोल रहे हैं कि आने वाला समय जो है सोलर का है, क्या कुछ एक आम जनता, क्योंकि देखिए वही बात है ना, राजस्थान में सबसे अच्छी बात यह है कि परेशानी भी धूप है और अच्छी बात भी धूप है, कि अगर उसको कन्वर्ट करने की बात है तो क्या किया, सरकार क्या कर सकती है इस कन्वर्जन के लिए कि जो बात हो रही है कि सरप्लस नीड बन जाए राजस्थान? देखिए हाँ। अभी सरकार जो है एनटीपीसी, एनएचपीसी सबके साथ एक एमओयू किया हुआ है सरकार ने। कंपनी आने वाले समय में 2-4 साल तो लगे जाएंगे प्लांट लगाने में, बड़ी बड़ी प्लांटें लग रही हैं जिससे उत्पादन ज्यादा से ज्यादा होगा। उससे अभी राजस्थान में आने वाले समय में बिजली सरप्लस हो जाएगी। आने वाले समय में प्रणय आप कह रहे हैं कितना समय लग सकता है उसको इंप्लीमेंट होने में? देखिए ये सारे काम में कम से कम मेरे हिसाब से आपके 2 से 3 साल की तो लगेगा, ठीक है। आप देखिए जब फील्ड में आप काम करने जाते हैं तो लैंड कराना, वहां प्रोजेक्ट लगाना, ये सब में टाइम लगता है। आप देखिए कम से कम एक प्रोजेक्ट लगाने में लैंड कंप्लीट होने के बाद 18 से 24 महीने का हम टाइम लेकर चलते हैं। 18 से देखिए अभी सरकार की शुरुआत है और सरकार ने अभी लास्ट जो अभी किया है एनटीपीसी के साथ और भी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ इन्होंने एमओयू किया है। और कल भी सोलर पे ही मीटिंग है। सरकार ने कल एक मीटिंग बुलाई है 12:30 के समय विद्युत भवन में। तो देखते हैं कि आगे से आगे क्या होता है। और मेरे हिसाब से सोलर और विंड दोनों पे सरकार को ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए। जी, शिप्रा जी आपके और रुक करना चाहूंगा। सोलर और विंड पे सरकार को सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि आने वाला समय जो सोलर ही है और विंड एनर्जी ही है, इस पे आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा। देखिए, सोलर की अगर हम बात करें तो सोलर एनर्जी पॉलिसी जो है वो 2014 में बन गई थी। और राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा, अगर पूरे भारत भर की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी में 20% की हिस्सेदारी राजस्थान के हिस्से आने की संभावना बताई जाती है। और यहाँ पर जो सोलर डेज है, सबसे हाईएस्ट सोलर डेज 300 से 330 दिन जो है यहाँ पर सनलाइट रहती है। तो सबसे ज्यादा संभावना राजस्थान में होते हुए भी, और पॉलिसी इतना पहले 10 साल 15 साल पहले जब पॉलिसी आ गई थी आपके पास है, उसके बाद भी यहाँ पर उस तरह से जो प्रगति होनी चाहिए थी, जो संभावनाएं तलाशी जानी चाहिए थी, उसके मुकाबले गुजरात ने वो जो पूरा पोटेंशियल है उसका इस्तेमाल कर दिया, लेकिन राजस्थान उस पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर पाया। यहाँ पर जो विंड जो एनर्जी है उसकी संभावना, और आप ठीक कह रहे हैं कि सोलर की संभावना, करीब 142 गीगावाट की पॉसिबिलिटी जो है वो राजस्थान में सोलर की एस्टिमेटेड है। और विंड पोटेंशियल जो है वो 284 गीगावाट पोटेंशियल जो है। लेकिन सोलर में आप देखिए कि अभी तक हमारे पास में केवल हम 15% के आसपास जो पोटेंशियल है उसका इस्तेमाल कर पाए हैं। और विंड की पॉसिबिलिटी हम सब जानते हैं कि राजस्थान का जो खासतौर से पश्चिमी इलाका है वो वहां पर जो संभावना है विंड की और सोलर की, दोनों की संभावना जो है, तो विंड में भी हम केवल 2% जो है वो उसका इस्तेमाल कर पाए।
तो सबसे ज्यादा और एक मैं डिस्कशन में कुछ टाइम पहले एनर्जी ट्रांजिशन के डिस्कशन में मैं बैठी थी, जिसमें प्रदेश भर के लोग थे, जानकार लोग थे। उसमें एक ये की मुझे समझ में आया, और आर.के. सिंह जो पावर मिनिस्टर है, उनका भी मैंने एक उद्बोधन जो था वो दिल्ली में एक अटेंड करने का मौका मुझे मिला था। तो ये वो बार बार कह रहे थे कि कमी किसी चीज की नहीं है, आप जो है नीड आप आइडेंटिफाई कीजिए और हम उसकी भरपाई करेंगे। तो वो एक तो केंद्र का सपोर्ट जो है वो स्टेट को हमेशा से था, लेकिन राजस्थान में जो मुझे लगता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो गैप है, और एक उसका उदाहरण अगर हम देखें कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर योजना लागू की कि 5 लाख घरों में हमको जो सोलर पैनल, रूफटॉप सोलर है वो लगाना है। लेकिन राजस्थान में जो एप्लीकेशंस आई हैं, और गुजरात का अगर कंपैरिजन एक स्टडी में आया कि गुजरात ने जो है ये इस योजना को इम्प्लीमेंटेशन में 19% कामयाबी पाई है, और राजस्थान ने महज 1.5%, यानी जितनी एप्लीकेशन आई और जितने इंस्टॉलेशन हुए उसमें भी गैप है। तो आप कोई योजना लाते हैं, आपने लेखानुदान में कहा, आपने उम्मीद प्रदेश भर को दी, तो उम्मीद जताना एक बात होती है, लेकिन आपके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को दुरुस्त करना, और इस दुरुस्त करने में जो एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अब पावर प्लांट, क्योंकि देखिए धीरे धीरे भारत जो है वो नेट जीरो की ओर शिफ्ट होने की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि फॉसिल फ्यूल पे हमारी कम से कम भार रहे, और धीरे धीरे हम रिन्यूएबल एनर्जी की भी जो पॉलिसी है वो राजस्थान में 2023 में लागू हुई। जी। तो अब रिन्यूएबल एनर्जी